फ्रेंड्स, रीजनिंग की इस श्रृंखला में हमारा चैप्टर चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर पर आधारित वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने उस वीडियो में भी कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो कि आप सभी लोगों को मालूम होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अक्षरों की क्रम व्यवस्था पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को निम्न दो व्यवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है। तो जैसे कि सबसे पहला रेखीय क्रम व्यवस्था। तो रेखीय क्रम व्यवस्था क्या होती है? जैसे कि आपसे बोला जा सकता है कि एक रेखा में 5 मित्र बैठे हुए हैं, ABCDE इस प्रकार से, और बीच में C का स्थान कौन सा होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको रेखीय क्रम व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए, रेखीय क्रम व्यवस्था भी दो तरीके से यहाँ पर दी होती है। जैसे कि यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर। तो यदि बाएं से दाएं की ओर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा, A से स्टार्ट करना है और इस प्रकार से बाएं से दाएं की ओर को आपको चलना है। जैसे कि ABCD इस प्रकार से यहाँ पर Z तक ये आ गया है। अभी आता है दाएं से बाईं ओर, मतलब कि आपका जो दायां है उधर से आपको अभी अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है ABCD इस प्रकार से। तो इसमें देखिए, आप जो चिन्ह दिया हुआ है, तीर का निशान दाएं से बाएं की ओर को दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से रेखीय क्रम व्यवस्थीकरण के अंतर्गत अक्षरों की क्रम व्यवस्था पर आधारित कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी चलिए और अच्छी प्रकार से इसको समझते हैं कि इसमें और किस किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से रेखीय क्रम व्यवस्था होता है, उसी प्रकार से आपको वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के वृत्तीय क्रम व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि दक्षिणावर्त घूर्णन। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए कहा जाए तो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में घूर्णन करने की स्थिति को दक्षिणावर्त घूर्णन कहा जाता है। आसान शब्दों में, जिस तरफ को घड़ी की सुइयां चलती हैं उधर की तरफ को दक्षिणावर्त घूर्णन कहा जाएगा। और यदि इसके विपरीत वामावर्त घूर्णन कहा जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर वामावर्त घूर्णन कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, पहले वाले चित्र में यहाँ पर दक्षिणावर्त घूर्णन दिया हुआ है जो कि घड़ी की दिशा में, मतलब कि घड़ी की सुई इधर से इधर चलती है इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर ये तीर से भी बताया गया है। इस प्रकार से जो आएगा वह दक्षिणावर्त घूर्णन के अंतर्गत आएगा। और यदि वामावर्त घूर्णन पर पूछा जाए तो क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब कि इधर से इधर की तरफ को ये आएगा, जैसे कि यहाँ पर दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। अभी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि A अक्षर से आगे का अक्षर ज्ञात करना हो तो वह अक्षर B होगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि A के बाद क्या आता है, B आता है। यह परिणाम अक्षरों की रेखीय या वृत्त क्रम व्यवस्था से प्राप्त होगा, परंतु A अक्षर से एक पीछे का अक्षर ज्ञात करना हो तो इसका परिणाम अक्षरों की रेखीय क्रम व्यवस्था से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था से प्राप्त किया जा सकता है। वृत्तीय क्रम व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि A अक्षर के पीछे का अक्षर Z होता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि A के बाद क्या आता है, B आता है। तो A के बाद का तो हमें पता है B आता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि A से पहले क्या आएगा तो A से पहले क्या आता है, हमारा Z आता है। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में भी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो आप समझ पाए होंगे। चलिए और अच्छी प्रकार से समझते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत और किस किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्नों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। इस अध्याय से प्रतियोगी परीक्षाओं में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रकार 1 है अक्षर कोडिंग। तो इसमें क्या होगा,
इस प्रकार पर आधारित प्रश्न के पैटर्न को समझने की कुट का अक्षर किस पैटर्न का पालन कर रहा है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर निम्न स्थिति हो सकती है। मतलब कि जो ये स्थिति दी हुई है जो हम आपको बता रहे हैं, इन स्थितियों पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाएंगे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़ें, तो उसके लिए उदाहरण दिया हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को ये कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, मतलब कि इस कोड को क्या कहा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर पहले ही स्थिति में बताया गया है कि संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़ें, मतलब कि इनमें कोई ना कोई जोड़ा गया है अंक, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि किस प्रकार से, यहाँ पर H का कोड होता है देखिए 8 और A का कोड होता है 1, N का कोड 14 और D का कोड 4। यदि हम H के कोड 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, मतलब कि I हो जाएगा। उसी प्रकार से A के कोड 1 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 2 हो जाएगा, जो कि B का कोड होता है। तो इसमें क्या चल रहा है, इस स्थिति में सभी में एक एक ऐड करके लिखा जा रहा है, मतलब कि आगे बढ़ाकर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमको इस शब्द में भी यही रूल लगाना है। तो जैसे कि S का कोड 19 होता है, यदि 19 में हम 1 ऐड कर दें तो ये 20 हो जाता है और 20 कोड होता है T का। उसी प्रकार से I का कोड 9 होता है और 9 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये J हो जाता है, मतलब कि 10 हो जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर TJ प्राप्त हो जाएगा। L का कोड 12 होता है और 1 ऐड कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा, मतलब कि M हो जाएगा। और K का कोड यहाँ पर 11 होता है, 11 में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा और 12 कोड होता है L का। मतलब कहने का ये है कि संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे भी बढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि ये उदाहरण हमने देखा है। चलिए और अच्छी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दूसरी स्थिति दी हुई है, संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से पीछे हटे। मतलब कि पहली स्थिति क्या थी, आगे बढ़ रहे थे, मतलब कि जोड़कर लिखे जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि एक स्थान पीछे भी हट सकता है, 2 स्थान भी पीछे हट सकता है, 3 स्थान भी, मतलब कि अपने स्थान से पीछे हट सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कोड कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए W का कोड होता है 23 और यदि 23 में हम 1 माइनस कर दें तो ये 22 प्राप्त हो जाता है और 22 कोड होता है B का। तो इसमें क्या किया गया है, सभी में से एक एक माइनस करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार से यही रूल हमको इसमें लगाना है। M का कोड 13 होता है और 13 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमको 12 प्राप्त हो जाएगा और 12 कोड होता है हमारा L का। उसी प्रकार से I के कोड 9 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो 8 प्राप्त होगा और 8 कोड होता है H का। और उसी प्रकार से आगे चलेंगे, G का कोड 7 होता है और 7 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो 6 प्राप्त होगा और 6 कोड होता है F का। नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर H दिया हुआ है, H का कोड 8 होता है और 8 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमको 7 प्राप्त होगा, जो कि G का कोड होता है। T का कोड होता है 20, मतलब कि 20 और 20 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 19, जो कि S का कोड होता है। तो दूसरी स्थिति में क्या किया गया है, सभी में एक स्थान पीछे हटा गया है, मतलब कि 1 माइनस किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटिव। चलिए और नेक्स्ट स्थिति हम समझ लेते हैं कि और नेक्स्ट स्थिति में क्या दिया हुआ है। देखिए अगली स्थिति यहाँ पर दी हुई है, संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से 2 या 2 से अधिक आगे या पीछे हट सकते हैं। मतलब कि अभी क्या था, हमने जो 2 स्थितियां देखी थी उनमें से केवल एक स्थान आगे बढ़ रहा था, एक स्थान पीछे हट रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 स्थान भी बढ़ सकता है और घट सकता है, तो वही स्थिति यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर कहा गया है स्थान से 2 या 2 से अधिक आगे या पीछे हटने की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फादर को ये बोला गया है इस कोड में, और उसी तरह से सिप को क्या कहा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, F का कोड होता है 6 और 6 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये 8 हो जाएगा और 8 कोड होता है H का। उसी प्रकार से यहाँ पर A का कोड होता है 1 और 1 में यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, जो कि C का कोड होता है। तो सभी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी में 2-2 ऐड करके लिखा गया है। उसी प्रकार से यही रूल हमको इसमें भी लगाना है, इनके कोडों में भी 2-2 ऐड करके हमको लिखना
लेना है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। एस का कोड 19 होता है, यदि 2 ऐड करेंगे तो यू हो जाएगा, मतलब कि 21 हो जाएगा। एच का कोड 8 होता है और 8 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, जो कि जे का कोड होता है। उसी प्रकार से आई का कोड 9 होता है और 9 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, जो कि के का कोड होता है। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पी, और पी का कोड होता है 16, और 16 में यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, जो कि आर का कोड होता है। तो इन सभी में 2-2 ऐड करके लिखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहले वाले युग्म में नियम लगता है, वही नियम हमको सेम दूसरे युग्म में लगाकर उसका कोड ज्ञात करना होता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को ये कहा गया है तो उसी भाषा में सोंठ को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एल का कोड 12 होता है और 12 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 कोड होता है जे का। मतलब कि हमको यहाँ पर ज्ञात हुआ कि इनमें 2-2 माइनस करके लिखा जा रहा है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2-2 स्थान पीछे हटाकर इनको लिखा गया है। तो यही रूल हमको इसमें भी लगाना है। एस का कोड हमारा 19 होता है और 19 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हमको 17 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्यू का कोड होता है। उसी प्रकार से एच का कोड 8 होता है, यदि 8 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि एफ का कोड होता है। उसी प्रकार से ओ का कोड 15 होता है और 15 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा, जो कि एम का कोड होता है। उसी तरह से आर का कोड 18 होता है, 18 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, जो कि पी का कोड होता है। उसी तरह से टी का कोड 20 मतलब कि 20 होता है और 2 माइनस करेंगे 18 प्राप्त होगा, जो कि आर का कोड होता है। तो सोंठ के लिए हमको ये वाला कोड प्राप्त होगा। तो इसमें जो नियम लग रहा था वह 2-2 माइनस करके लिखा जा रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये सेकंड वीडियो में भी सीखा कि एक स्थान भी पीछे हट सकता है, एक स्थान आगे भी बढ़ सकता है, 2 स्थान भी पीछे हट सकता है, 2 स्थान आगे भी बढ़ सकता है, 2 से अधिक स्थान भी आगे बढ़ सकता है, 2 से अधिक स्थान भी पीछे हट सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जो कि कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अभी हम नेक्स्ट और इसमें सीखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने YouTube चैनल पर कंप्लीट तरीके से रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। यदि आप भी कंप्लीट तरीके से बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग सीखना चाहते हैं और आप न्यू हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम काफी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रीजनिंग को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने ऑलरेडी रीजनिंग सीख रखा है तो आप अपना रिवीजन करने के लिए भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कंप्लीट तरीके से रीजनिंग की इस सीरीज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको सभी प्रकार के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लें, वहां पर काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने दे रखे हैं, जिनकी मदद से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।